नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिब है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी मेरी सब्सक्राइबर प्रिया की है, जो पेशे से पत्रकार है। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वह इतना रहस्यमय और डरावना है कि इसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे, क्या ये सच में हो सकता है? यह कहानी एक वीरान गांव राजगढ़ की है, जो दशकों से श्रापित माना जाता है। यहाँ से जुड़ी घटनाएं इतनी खौफनाक हैं कि जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। तो चलिए सुनते हैं प्रिया की जुबानी इस सच्ची घटना को। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलने वाले हैं प्रिया की पर्सपेक्टिव से, एक ऐसे गांव में जहां डर का हर कोना आपको अपनी ओर खींचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूं। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना पर आधारित है। यह तब की बात है जब मैं एक विशेष स्टोरी कवर करने के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव राजगढ़ गई थी। मुझे मेरे एक दोस्त से राजगढ़ गांव के बारे में पता चला। उसने बताया कि यह गांव दशकों से वीरान पड़ा है। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने आज तक नहीं समझा। जो भी इस गांव में रात गुजारता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। मुझे लगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं अगले ही दिन राजगढ़ जाने की तैयारी करने लगी। जब मैं राजगढ़ पहुंची तो शाम होने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई भी नहीं रहता था। रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग बाबा मिले। उन्होंने पूछा, बेटी, कहाँ जा रही हो? राजगढ़ गांव में, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे मैंने कुछ भयानक बोल दिया हो। रुक जाओ, वह गांव श्रापित है, वहां कोई नहीं जाता। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। ये मेरा काम था, मैं सच्चाई जानना चाहती थी। गांव में पहुंचते ही मैंने देखा कि सारे घर टूटे फूटे और खंडहर बन चुके थे। हर जगह पेड़ उगे हुए थे और हवाओं की आवाज़ से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। तभी मैंने सुना, प्रिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, शायद मेरा वहम होगा। मैंने अपने कैमरे से गांव का हर कोना रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी मुझे एक घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन हो सकता है? मैं हिम्मत करके उस घर में गई। अंदर अंधेरा था और हवा की ठंडी लहर ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तभी एक औरत की परछाई दीवार पर दिखी। आप कौन हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी परछाई दीवार से बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मैंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मेरी घड़ी रुक गई। मैंने देखा कि घड़ी में रात के 12 बज रहे थे, लेकिन आसमान में सूरज डूबने जैसा लग रहा था। अचानक एक आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। यहाँ से भागो, वरना तुम्हारा अंत भी उन सब जैसा होगा जो यहाँ आए थे। कौन सा अंत? ये सब क्या है? उसने बताया, ये गांव एक पुराने श्राप से ग्रसित है। यहाँ एक बार एक पुजारी और उसकी पत्नी ने गांव के लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उन पर भरोसा नहीं किया। गुस्से में उनकी आत्माएं इस जगह को श्रापित कर गईं। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, यहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें उन आत्माओं से सामना करना होगा। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई। तांत्रिक ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करते हुए गांव के बीच में स्थित पुराने मंदिर जाना होगा। रात के 3 बजे मैं मंदिर पहुंची। वहां का माहौल डरावना था। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों तरफ खून के निशान थे। जैसे ही मैंने मंत्र का जाप शुरू किया, पूरे मंदिर में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और फिर वह औरत की परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने इशारा किया, एक ताबूत की ओर। मैंने ताबूत खोला तो अंदर एक बच्ची की लाश थी। तांत्रिक ने बताया कि वह पुजारी की बेटी थी, जिसे गांव वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ताबूत को गंगा नदी में बहाना होगा।
गंगा में ताबूत बहाने के बाद मैं सोच रही थी कि अब सब ठीक हो गया है। गांव से श्राप मिट चुका था और मैं घर लौटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? घर लौटने के बाद भी मुझे अजीब अजीब सपने आते रहे। हर रात मैं वही परछाई देखती, वही आवाज़ें सुनती। प्रिया, तुमने मेरी मदद तो की, लेकिन अधूरी। मुझे लगा कि शायद यह मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन फिर एक रात मेरी घड़ी रुक गई। वही समय, रात के 12 बजे। कमरे में अंधेरा घना हो गया और मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी आवाज़ गूंजी, प्रिया, राजगढ़ वापस आओ। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मेरे घर की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कभी कभी एक छोटी बच्ची की परछाई दिखती। आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे राजगढ़ वापस जाना होगा। इस बार मैंने अपने साथ अपने दोस्त करण को लिया, जो एक अनुभवी फोटोग्राफर था। करण ने मजाक में कहा, प्रिया, तुम्हारा यह राजगढ़ वाला किस्सा बहुत बड़ा बना रही हो, वहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ गलत ज़रूर है। राजगढ़ पहुँचते ही हमने महसूस किया कि गांव की हवा पहले से भी ज़्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था कि हमें कोई देख रहा है। मैंने सोचा, गांव तो श्राप मुक्त हो चुका था, फिर ये कैसा डर। तभी एक बूढ़ी औरत हमारे पास आई। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा, तुमने बच्ची को मुक्त कर दिया, पर वो माँ अब भी भटक रही है। जब तक माँ और बेटी का मिलन नहीं होगा, गांव में शांति नहीं आएगी। बूढ़ी औरत ने हमें बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है, जहाँ बच्ची की माँ की आत्मा कैद है। पर ध्यान रहे, उसने चेतावनी दी, ये सफ़र आसान नहीं होगा। जो भी इस मंदिर तक जाने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। मेरे अंदर डर तो था, लेकिन सच जानने की चाह ज़्यादा थी। रात का समय था। करण और मैं जंगल में मंदिर की तलाश कर रहे थे। हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक करण रुका। प्रिया, तुम्हें वो दिख रहा है? मैंने देखा। सामने एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। हमने सोचा, शायद ये कोई राहगीर है। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वह औरत हवा में गायब हो गई। जंगल के बीच में आखिरकार हमें मंदिर दिखा। वह मंदिर इतना खंडहर हो चुका था कि उसकी छत तक गिरने वाली थी। मंदिर के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, जिसने बेटी को मुक्त किया है, वही माँ को शांत कर सकता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। अंदर एक जलता हुआ दिया रखा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। मंदिर के अंदर हमने देखा कि एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। उस पर कुछ हाथ के निशान थे। तभी एक तेज़ आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये वही औरत की आवाज़ थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? परछाई सामने आई। ये वही बच्ची की माँ थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी आत्मा तभी शांत होगी। तभी तांत्रिक की आवाज़ मंदिर में गूंजी, अगर बच्ची की आत्मा को बुलाना है तो प्रिया को यह अनुष्ठान करना होगा। पर सावधान, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने तय कर लिया कि यह अनुष्ठान करना है। तांत्रिक ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे लगातार पढ़ते रहना है। करण ने मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पूरे मंदिर में हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे चारों तरफ कुछ परछाइयां घूम रही थीं। तभी बच्ची की परछाई सामने आई। उसने कहा, माँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर माँ और बेटी दोनों की आत्माएं एक दूसरे से लिपट गईं। पूरा मंदिर अचानक चमकने लगा। खून के निशान गायब हो गए और हवाएं थम गईं। माँ और बेटी की आत्माएं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गईं। तांत्रिक ने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। अब राजगढ़ पूरी तरह से मुक्त है। मैं और कर्ण वापस लौटने लगे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने एक बात कही, राजगढ़ अब शांत है, पर हर जगह ऐसा नहीं होगा। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो कभी हल नहीं होते। राजगढ़ की घटना के बाद मेरी जिंदगी लगभग सामान्य हो चुकी थी। लेकिन लगभग क्यों?
क्योंकि वह घटना मेरे दिमाग से कभी गई ही नहीं। माँ और बेटी की आत्माओं को मैंने मुक्त कर दिया था, लेकिन उनकी यादें आज भी मेरे सपनों में लौट आती। फिर एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। प्रिया, आवाज़ धीमी और घबराई हुई थी। हाँ, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मैं निखिल बोल रहा हूँ। मैं एक पुरातत्वविद हूँ और अभी राजगढ़ के पास खुदाई का काम कर रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हें देखना चाहिए। ये शायद उस घटना से जुड़ा है जो तुम्हारे साथ हुई थी। मैंने निखिल से मिलने का फैसला किया। राजगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर खुदाई के स्थान पर उसने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि एक प्राचीन शिवलिंग और कुछ ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स मिले थे। देखो, निखिल ने एक प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस पर कुछ लिखा हुआ है। ताम्रपत्र पर एक शाप लिखा था। यह भूमि तब तक शापित रहेगी जब तक इसका तीसरा रहस्य उजागर नहीं होगा। मैंने चौंक कर पूछा, तीसरा रहस्य? इसका मतलब राजगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। निखिल ने बताया कि इस खुदाई में एक गुफा का रास्ता मिला है, लेकिन कोई भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसने मुझसे कहा, प्रिया, तुमने पहले जो किया वह कोई और नहीं कर सका। शायद तुम्हारे पास ही इसका जवाब हो। मैंने निखिल और कर्ण को साथ लिया और हम गुफा के अंदर गए। गुफा के दरवाजे पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। उनमें एक प्रतीक मुझे जाना पहचाना लगा, वही निशान जो मंदिर में माँ की आत्मा के पास था। जैसे ही हम अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका हमारी हड्डियों तक महसूस हुआ। गुफा के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से फुसफुसा रहा हो। तभी करण रुका और कहा, प्रिया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन मैं रुकी नहीं। ये रहस्य अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। गुफा के अंदर हमने देखा कि वहाँ एक पुराना कुआं था। कुएं के पास कुछ कंकाल बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने कई लोगों को मारकर फेंक दिया हो। तभी हवा में एक महिला की चीख गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मरना है? हम चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नहीं था। अचानक गुफा की दीवारों पर वही बच्ची और माँ की परछाइयाँ दिखने लगीं। पर इस बार उनकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। गुफा के बीच में एक चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। ये आखिरी परीक्षा है। जैसे ही हमने यह पढ़ा, अचानक गुफा हिलने लगी। हमारी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी करण चिल्लाया, प्रिया, मेरे पीछे कुछ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी करण का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तुम क्या देख रहे हो करण? मैंने पूछा। मैं अपने मरने का दृश्य देख रहा हूँ। तभी निखिल ने कहा, यह जगह हमारे डर को हमारे सामने ला रही है। अगर हमने इसे मात नहीं दी तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने जैसे तैसे खुद को संभाला और कुएं की ओर बढ़े। कुएं के पास एक ताबीज़ रखा था। निखिल ने बताया कि यह ताबीज़ प्राचीन काल का है और शायद इससे गुफा का रहस्य सुलझ सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज़ उठाया, गुफा की दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा। चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उन्होंने हमें घेर लिया और कहा, यहाँ से जाओ, तुमने पहले भी हमारी शांति भंग की थी। मैंने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी एक आत्मा बोली, यह गांव केवल एक श्रापित भूमि नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, आत्माओं और इंसानों के बीच का दरवाज़ा। जब तक यह दरवाज़ा खुला रहेगा, आत्माएं इस दुनिया में आती जाती रहेंगी। तांत्रिक की बात याद आई, जिसने कहा था कि हर जगह शांति नहीं मिलती। तो हमें क्या करना होगा? मैंने पूछा। आत्मा ने जवाब दिया, इस दरवाजे को बंद करने के लिए तुम्हें उस ताबीज़ को कुर्बान करना होगा। लेकिन याद रखना, यह ताबीज़ तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर इसे कुर्बान किया तो तुम भी इसे खो सकती हो। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। करण और निखिल ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा फैसला है प्रिया, लेकिन अगर तुमने इसे कुर्बान किया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैंने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो राजगढ़ कभी शांत नहीं होगा। मैंने ताबीज़ को कुएं में फेंक दिया।
जैसे ही ताबीज़ कुएं में गिरा, गुफा हिलने लगी। तेज़ रोशनी से पूरा क्षेत्र भर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। गुफा से निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। राजगढ़ का श्राप खत्म हो चुका था, आत्माओं का खेल बंद हो गया था। लेकिन मैंने जो ताबीज़ कुर्बान किया था, उसकी कीमत क्या थी? रात के अंधेरे में जब मैं अकेली होती तो मेरे कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। खिड़की के पास से गुजरती ठंडी हवा अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती। एक रात जब मैं लिखने में व्यस्त थी तो अचानक मेरी खिड़की पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। मैंने घबराकर खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ी, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अचानक झपकने लगी। स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन हमने रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने इस घटना को सपना समझकर टाल दिया, लेकिन अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मेरी घड़ी बार बार 12 बजे रुक जाती। घर की लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगी। करण ने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। तुमने उस ताबीज़ को कुर्बान किया था। क्या तुमने सोचा कि उसकी कीमत क्या हो सकती है? मैंने नज़रें झुका ली। उस वक्त मैंने सिर्फ राजगढ़ को बचाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मैंने कोई बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई और भी है। आंखें खुलीं तो देखा कि मेरे बिस्तर के किनारे एक परछाई खड़ी थी। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाकर पूछा। उस परछाई ने धीमे से कहा, तुमने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अब तुम्हारे साथ दरवाजे का टुकड़ा जुड़ चुका है। अब हर आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। डर के मारे मैंने करण और निखिल को फ़ोन किया। हमें फिर से उस तांत्रिक के पास जाना होगा। हमने राजगढ़ के पास उसी जगह पर तांत्रिक को ढूंढा। वह पहले से जैसे हमारा इंतज़ार कर रहा था। आ गई तुम, मैंने कहा था। हर जगह शांति नहीं मिलती। अब तुमने आत्माओं को अपने पीछे बुला लिया है। लेकिन क्यों? मैंने तो ताबीज़ कुर्बान किया था, तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। ताबीज़ वह दरवाज़ा था, उसे कुर्बान करने से आत्माएं आज़ाद हो गईं। अब वे तुम्हें अपनी शांति का जरिया मानती हैं। तुम ही अब उनका दरवाज़ा हो। तांत्रिक ने कहा कि इन आत्माओं को शांत करने का केवल एक ही रास्ता है, मुझे अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा उन्हें देना होगा। इसका मतलब यह है कि तुम कभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं रहोगी, आत्माओं और इंसानों के बीच का कनेक्शन बन जाओगी। ये सुनकर करण और निखिल ने मुझे रोकने की कोशिश की। प्रिया, मत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने यह नहीं किया तो राजगढ़ का श्राप और भी बड़ा बन जाएगा। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान तैयार किया। रात के 12 बजे उसने मुझे एक गोल घेरे के बीच में बैठाया। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई गईं। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और एक मंत्र का जाप करूं। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनकी गुस्से भरी आवाज़ें गूंजने लगीं। हमें हमारी शांति चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्र जारी रखा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा जैसे हल्की हो रही है। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कुछ खींचा जा रहा हो। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, मैंने देखा कि सभी आत्माएं धीरे धीरे आसमान में गायब हो गईं। गहरा अंधेरा अचानक शांत रोशनी में बदल गया। तांत्रिक ने कहा, अब वे हमेशा के लिए शांत हो चुकी हैं। लेकिन याद रखना, तुम अब एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम आत्माओं और इस दुनिया के बीच का पुल बन चुकी हो। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं अब एक पुल बन चुकी थी, आत्माओं और इंसानों के बीच का। मुझे हर रात नई नई आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती, जो मुझसे मदद मांगती थीं। मेरे अंदर डर और अकेलेपन ने घर कर लिया था। करण और निखिल ने कई बार मुझे इस सब से दूर रहने को कहा, लेकिन मैं जानती थी कि अब यह मुमकिन नहीं। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर कोई पता या नाम नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था, राजगढ़ में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। राजगढ़, फिर वही गांव। क्या सच में यह आखिरी परीक्षा थी या आत्माओं का एक और खेल?
मैंने करण और निखिल को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया। प्रिया, हम अब और खतरा नहीं उठा सकते। अगर यह तुम्हारी लड़ाई है तो तुम्हें इसे अकेले ही लड़ना होगा। राजगढ़ अब वीरान हो चुका था। गांव के लोग इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। वहां बस सन्नाटा था और हर ओर धूल भरे खंडहर। जैसे ही मैं उस जगह पहुंची जहां ताबीज़ कुर्बान किया था, मैंने देखा कि वहां अब एक विशाल दरवाज़ा खड़ा था। वह दरवाज़ा बिल्कुल काला था और उस पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी एक आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन यह अब पूरी तरह बंद नहीं हुआ। इसे हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। दरवाजे के पास वही तांत्रिक खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें इस दरवाजे को बंद करने के लिए अपनी आत्मा का शेष हिस्सा भी कुर्बान करना होगा, लेकिन याद रखना, इसका मतलब है कि तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। तुम हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया का हिस्सा बन जाओगी। यह सुनकर मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं अपने अस्तित्व को मिटा देने का फैसला कैसे कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ तो राजगढ़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर खतरा मंडराएगा। तांत्रिक ने मुझे एक चाकू दिया और कहा, इस चाकू को अपने हाथ पर चलाओ और खून की एक बूंद दरवाजे के बीच में डाल दो। यह दरवाज़ा तब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैंने चाकू उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और चाकू अपने हाथ पर चला दिया। खून की एक बूंद जैसे ही दरवाजे पर गिरी, पूरा गांव हिलने लगा। दरवाजे से तेज रोशनी निकली और उसमें से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी। ये सब हवा में विलीन हो रही थी। अंत में दरवाज़ा धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा हल्की हो रही है। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन एक सुखद एहसास मेरे अंदर जाग उठा। तांत्रिक ने कहा, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब तुम हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। लेकिन तुमने जो बलिदान दिया है, उसकी वजह से इस दुनिया को हमेशा के लिए शांति मिल गई है। उस दिन के बाद मुझे किसी ने राजगढ़ में नहीं देखा। करण और निखिल ने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि मेरी आत्मा अब आत्माओं के बीच रहती है जो कभी खो जाती हैं। मैं उन्हें उनकी शांति तक पहुंचाने में मदद करती हूँ। क्या यह अंत था या मेरी आत्मा की एक नई शुरुआत? शायद यह सवाल हमेशा के लिए अंतरित रहेगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें।